Hello everyone, myself Dr. Pavanpreet Kaur from Pearl Homeo Classes. Next from our UPPSC 2024 previous year question solving series. Next question is, who is master prover? तो कई बार स्टूडेंट्स इतने कॉमन क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मास्टर प्रूवर क्या है, दैट इज आइडियल प्रूवर या ड्रग प्रूविंग एक्सपर्ट है या एचओडी है या पर्सन हु इज कंडक्टिंग द प्रूविंग. So now let's understand a very important homeopathic perspectives because बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो अपने को पता होना चाहिए व्हाट इज प्रूवर. तो ए प्रूवर इज द पर्सन ऑन whom द मेडिसिन इज टेस्टेड. मतलब जिस पर्सन पे अपने अपनी मेडिसिन टेस्ट करेंगे वो होता है प्रूवर. तो फिर ये मास्टर प्रूवर क्या है? तो मास्टर प्रूवर इज द वन who conduct, supervise and control the entire drug proving. तो प्रूवर तो वो है जिसपे मेडिसिन अपनी प्रूव होने वाली है एंड मास्टर प्रूवर वो होता है जो ये रिसर्च कंडक्ट करवा रहा है, जो उस रिसर्च को सुपरवाइज कर रहा है, जो उस पूरी ड्रग प्रूविंग को कंट्रोल कर रहा है. मतलब जो देख रहा है कि प्रूवर ए को कौन सा मेडिसिन जाना चाहिए था, प्रूवर बी को कौन सी मेडिसिन जानी चाहिए थी, प्रूवर सी को कौन सी जानी चाहिए थी. हर प्रूवर ने अपनी टाइम पे मेडिसिन ली या फिर नहीं ली, वो अपने सिम्टम डे डायरी में लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं. तो मास्टर प्रूवर पे कोई प्रूविंग नहीं होती है. मास्टर प्रूवर वो है जो सारे प्रूवर्स को क्या कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, जो ये पूरी ड्रग प्रूविंग की प्रोसेस को कंडक्ट करा रहा है, दैट इज मास्टर प्रूवर. तो यहाँ पे मास्टर प्रूवर क्या हो जाएगा? ए पर्सन हु इज कंडक्टिंग द प्रूविंग. तो प्रूवर इज द पर्सन टेकिंग मेडिसिन एंड मास्टर प्रूवर जो सिलेक्ट करेगा प्रूवर्स को, पोटेंसी डिसाइड करेगा, सिम्टम्स को ऑब्जर्व करेगा, रिकॉर्डिंग्स देखेगा एंड डिसिप्लिन प्रूविंग में मेंटेन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है ये देखेगा. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मैचिंग. मैचिंग वाले क्वेश्चन आई टेल यू बहुत इजी होते हैं, बहुत स्कोरिंग होते हैं, जिसको हर क्वेश्चन हर स्टूडेंट मोस्ट ऑफ क्या कर लेता है, डिकोड कर ही लेता है. तो इसीलिए मैचिंग वाले क्वेश्चंस तुम्हें ध्यान रखने हैं कि तुम्हारा कोई भी गलत नहीं होना चाहिए. यहाँ पे हार्ट डिजीजेस का आया हुआ है मैचिंग का क्वेश्चन विद देयर ईसीजी फाइंडिंग, कि कौन सी हार्ट डिजीज में अपने को कौन सी ईसीजी फाइंडिंग देखने को मिलेगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को पता है कौन कौन से चैम्बर है अपने पास में, 4 चैम्बर हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर हैं. राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल होता है, लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड या फिर जिसको अपने क्या बोलते हैं, मिट्रल वॉल होता है. और इधर वाली साइड राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल पे सेमिलुनार्स वॉल होते हैं, जो राइट साइड में पल्मोनरी ट्रंक में खुलते हैं, लेफ्ट साइड में अorta में, असेंडिंग अorta में खुलते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिट्रल स्टेनोसिस. अगर यहाँ पे क्या हो जाता है, मिट्रल स्टेनोसिस हो जाता है. स्टेनोसिस एंड रिगर्जिटेशन का मीनिंग तुम्हें पता होगा. स्टेनोसिस इज फेलियर टू ओपन, कि जो भी ये वॉल है ये ओपन नहीं हो पा रहा है सही से, दैट इज स्टेनोसिस, फेलियर टू ओपन. एंड रिगर्जिटेशन इज फेलियर टू क्लोज, कि जो पूरा बंद हो जाना चाहिए था वॉल वो पूरे तरीके से बंद नहीं हो पाया. तो स्टेनोसिस इज वर्ड यूज फॉर वॉल फेलियर टू ओपन एंड रिगर्जिटेशन इज फेलियर टू क्लोज. तो यहाँ पे पूछा गया मिट्रल स्टेनोसिस, तो मतलब मिट्रल वॉल जो है वो सही से ओपन नहीं हो पा रहा है. सही से ओपन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम का पूरा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं आ पाएगा. तो लेफ्ट एट्रियम से बैकफ्लो होता हुआ ब्लड किस में जाएगा, पल्मोनरी वेन में रिटेन रहेगा. पल्मोनरी वेन वाला जो ब्लड है वो किस में फिर रहेगा, वापस लंग्स में. लंग्स से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होता हुआ किसकी हाइपरट्रॉफी हो सकती है, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो सकती है. तो इन केसेस ऑफ मिट्रल स्टेनोसिस अपने को क्या देखने को मिलता है, लेफ्ट एट्रियम या फिर राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है इन केसेस ऑफ मिट्रल स्टेनोसिस, क्योंकि बैक फ्लो की वजह से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिट्रल रिगर्जिटेशन. यहाँ पे क्या हो रहा है कि मिट्रल वॉल जो है वो कंप्लीटली क्लोज नहीं हो पा रहे हैं.
वो सही से क्लोज नहीं हो पाया, तो इसका मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से कुछ कुछ ब्लड क्या होगा, बैक फ्लो होके वापस किस में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। तो यहाँ पे भी अपने को क्या देखने को मिल सकती है, लेफ्ट एट्रियम का ओवरलोड देखने को मिल सकता है कि बहुत सारा ऐसा ब्लड है जो वापस लेफ्ट वेंट्रिकल से किस में जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है। नेक्स्ट इज फ्रॉम ऑर्टिक स्टेनोसिस। अगर ऑर्टिक वॉल का स्टेनोसिस हो चुका है, मतलब ऑर्टिक वॉल कंप्लीटली ओपन नहीं हो पाए, तो जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड ऑर्टा में जाना चाहिए था वहां पे ना जाके कुछ ब्लड कहाँ पे रह जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में ही रह जाएगा। तो जिसकी वजह से लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट का अपने को क्या देखने को मिलेगा, एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट उसके साथ में फिर क्वेश्चन है ऑर्टिक रिगर्जिटेशन का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्टिक वॉल कंप्लीटली जो है वो बंद नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ऑर्टा से वापस ब्लड कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है। तो यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिलेगा, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट का एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। अब अगर अपने इसको मैच करके देखें तो राइट साइड में है मिट्रल स्टेनोसिस, मिट्रल रिगर्जिटेशन, ऑर्टिक स्टेनोसिस, ऑर्टिक रिगर्जिटेशन। लेफ्ट साइड में दिया हुआ है राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट एट्रियम का एनलार्जमेंट, लेफ्ट एट्रियल ओवरलोड एंड लेफ्ट हार्ट एनलार्जमेंट। तो फर्स्ट इज मिट्रल स्टेनोसिस। अपने को मिट्रल स्टेनोसिस के केसेस में क्या देखने को मिलेगी, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी। इसी तरीके से मिट्रल रिगर्जिटेशन के केसेस में क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम का एनलार्जमेंट होता है, लेफ्ट एट्रियम अपने साइज में ग्रो कर जाता है। इसी तरीके से ऑर्टिक स्टेनोसिस के केसेस में क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम का ओवरलोड होता है, क्योंकि लेफ्ट ऑर्टिक स्टेनोसिस हो चुका है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो खाली होके कहाँ नहीं जा पा रहा है, ऑर्टा में जा नहीं पा रहा है। तो बंच ऑफ ब्लड, मोर वॉल्यूम ऑफ ब्लड अगेन रीशिफ्टेड बैक फ्लो टू लेफ्ट एट्रियम। तो इन केसेस ऑफ ऑर्टिक स्टेनोसिस अपने को क्या देखने को मिलेगा, लेफ्ट एट्रियल ओवरलोड देखने को मिलेगा। और इन केसेस ऑफ ऑर्टिक रिगर्जिटेशन टोटल लेफ्ट हार्ट का अपने को क्या देखने को मिलेगा, एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। तो इसको मैच करके इजीली लगाया जा सकता था। ठीक है, ये ध्यान रखना कौन सी केसेस में ओवरलोड हो रहा है और कौन सी केसेस में एनलार्जमेंट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम फॉलिकुलर सिस्ट। गायनी ऑप से क्वेश्चन आया था। तो फॉलिकुलर सिस्ट जो होती हैं बेसिकली फीमेल्स में ड्यूरिंग कॉमन होती हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, जो अनरप्चर्ड ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, जिनका कि ओवेरियन फॉलिकल तो थे वो, बट वो रप्चर नहीं हो पाए, वो ग्राफियन फॉलिकल तक बन के उनका रप्चर प्रोसेस जो है वो सही नहीं रहा, उस ग्राफियन फॉलिकल से ओवुलेशन नहीं होके किसी दूसरी से हो गया। तो वहां पे क्या हो जाता है, अब उस ओवेरियन फॉलिकल में क्या हो जाता है, एस्ट्रोजन का जो प्रोड्यूसिंग है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, दैट इज फॉलिकुलर सिस्ट। ये फीमेल्स में कॉमन है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, एंड ये कंप्लीटली क्या होती रहती है, खुद ही स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व भी होती रहती है, मतलब बनी रिजॉल्व हो गई, देन नेक्स्ट साइकिल में फिर से बनी, देन फिर से रिजॉल्व हो गई। So these are unruptured ovarian follicles which are common in reproductive age group. These are estrogen producing होती हैं ये, and completely खुद ही resolve हो जाती हैं। मल्टीपल डेवलप हो सकती हैं एक साइड ऑफ ओवरी में, यस, मल्टीपल एंड स्मॉल होती हैं ये। हाइपर एस्ट्रो, क्योंकि यहाँ से एस्ट्रोजन का अपने को सिक्रीशन देखने को मिलेगा, तो हाइपर एस्ट्रोनिज्म हो जाएगा। प्लस साइज में एक्सीड 5 सेंटीमीटर नहीं, जो फॉलिकुलर सिस्ट होती हैं वो स्मॉल होती हैं, दीज आर ऑलवेज 5 सेंटीमीटर से लेस ही होंगी। 5 सेंटीमीटर से साइज इनका ज्यादा नहीं होता है, यूजुअली क्या होती हैं, स्मॉल होती हैं। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन आया हुआ है, दैट इज फ्रॉम एनाटॉमी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मसल ऑफ मैस्टिकेशन। तो इसके लिए तुम्हें पहले मसल ऑफ मैस्टिकेशन पता होनी चाहिए। डायरेक्ट ये स्ट्रेट क्वेश्चन एनाटॉमी से इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत बार आता भी है, कभी इसकी नर्व सप्लाई पूछ लेते हैं, कई बार मसल ऑफ मैस्टिकेशन कौन कौन सी ये पूछ लेते हैं। तो अपने को पता है 3 मसल हैं, मीडियल टेरिगॉइड एंड लेटरल टेरिगॉइड, जो यहाँ पे मीडियल टेरिगॉइड लिखी हुई है। नेक्स्ट इज लेटरल टेरिगॉइड, ये भी मसल ऑफ मैस्टिकेशन है। नेक्स्ट इज टेम्पोरलिस एंड फोर्थ इज मेसेटर। टोटल 4 मसल होती हैं मैस्टिकेशन की, जिसमें से ये 3 यहाँ पे दी हुई हैं। जो नेक्स्ट तुम्हें याद रखनी है दैट इज लेटरल टेरिगॉइड। और जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो में
फेरेंजियल आर्चेस की बात करी थी। फेरेंजियल आर्चेस की वीडियो मेरे चैनल पे सेपरेटली प्रेजेंट है। वहां पे अगर तुम देखोगे सारी के सारी जो मसल ऑफ मैस्टिकेशन है दैट आर डेवलप्ड फ्रॉम फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। और फर्स्ट फेरेंजियल आर्च की जो सप्लाई होती है दैट इज मैंडिबुलर नर्व, जो अपने ट्राइजेमिनल नर्व की थर्ड ब्रांच है, वो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च की नर्व है। तो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से ये सारी मसल डेवलप हो रही हैं, तो इन सारी ही मसल्स को कौन सी नर्व सप्लाई करेगी? मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व और सप्लाई टू ऑल मसल ऑफ मैस्टिकेशन। तो अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा है, अगर यहाँ पे ऑल एक्सेप्ट, तो अपने को पता लग गया भैया ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस नहीं है। बट तुम्हें पता होना चाहिए कि देन ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस मसल की क्या इंपॉर्टेंस है, ये किस में काम आती है, कहाँ की ये मसल है। तो ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस इज ऑल्सो ए मसल ऑफ फेस ही है। ये फेशियल एक्सप्रेशन में काम आती है एंड स्पेसिफिकली लिप्स क्लोजर में काम आती है। ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस इज यूज्ड इन, जब अपने लिप को क्लोज करते हैं ना, लिप्स को, उस टाइम पे मसल का यूज आता है, फेशियल एक्सप्रेशन की मसल, एंड इट इज सप्लाइड बाय क्रेनियल नर्व नंबर 7, दैट इज फेशियल नर्व से इसकी सप्लाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम दैट इज कॉर्क स्क्रू इसोफेगस। ये बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, बहुत इजी है, डायरेक्टली इसको याद रख सकते हो। तो दैट इज कॉर्क स्क्रू इसोफेगस, जो किस में देखने को मिलती है, कौन सी कंडीशन में? दैट इज सीन इन डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म। डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म में क्या होता है? बहुत ही कॉन्ट्रैक्शन, अनकोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शंस अपने को देखने को मिलते हैं इसोफेगस में। उसके साथ सिवियर चेस्ट पेन रहता है, प्लस डिस्फेजिया डेवलप होता है। तो जब इतना ज्यादा डिस्फेजिया हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो अपने जब पर्सन में बैरियम स्वॉलो करके देखते हैं, तो उस टाइम पे जो अपीयरेंस देखने को मिलती है वो कैसी देखने को मिलती है? कॉर्क स्क्रू इसोफेगस, या फिर जिसको क्या बोलते हैं, रोजरी बीड अपीयरेंस देखने को मिलती है। इसके लिए एक और टर्म यूज करी जाती है, दैट इज रोजरी बीड अपीयरेंस, दैट इज ऑल्सो सीन इन डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म। अगर इसको आपने डीडी देखें तो कार्सिनोमा इसोफेगस के केसेस में क्या होता है, यहाँ पे इरेगुलर वो रहती है, नैरोइंग रहती है, किसी एरिया में नैरोइंग हो जाती है और किसी एरिया में क्या हो जाता है, इसोफेगस बहुत वाइड हो जाता है। अक्लेशिया कार्डिया के केसेस में जो अपने को बैरियम मील स्वॉलो में देखने को मिलती है, दैट इज बर्ड बीक अपीयरेंस ना, इसका भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही आता है। स्क्लेरोडर्मा के केसेस में अगेन क्या रहती है? डायलेटेड इसोफेगस रहती है। ठीक है, कार्सिनोमा इसोफेगस के केसेस में रैट टेल अपीयरेंस भी अपने को देखने को मिलती है, जहां से क्वेश्चन बनता है। तो ये 3-4 इसोफेगस याद रख सकते हो। रैट टेल अपीयरेंस इन कार्सिनोमा इसोफेगस, बर्ड बीक अपीयरेंसेस इन एक्लेशिया कार्डिया, कॉर्कस्क्रू इसोफेगस या रोजरी बीट इसोफेगस इज इन केसेस ऑफ डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म, एंड डायलेटेड इसोफेगस इज इन केसेस ऑफ स्क्लेरोडर्मा। ठीक है, होप दिस विल हेल्प यू। ओके, टेल मी इन कमेंट्स कि एक्लेशिया कार्डिया के केसेस में अपने को क्या डिफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है।